हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश नेक्स्ट। हम लोग MTS इंग्लिश का प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये पेपर है 2022 का। ठीक, तो प्रीवियस पेपर करते करते हम लोग पहुंच गए हैं सेट नंबर 25 पर। 24 सेट हम लोग ऑलरेडी लगा चुके हैं और आज वाला भी पेपर हुआ था 15 मई 2023 को। तो 15 मई 2023 का एक पेपर हम लोग इसके पहले लगा चुके थे, जिसमें सेट नंबर 24 था। वो 15 मई का मॉर्निंग शिफ्ट वाला है और ये 25 वाला है, ये 15 मई की सेकंड शिफ्ट वाला है, मतलब 12 बजे से 2 बजे के बीच वाला। PDF आप लोगों ने सॉल्व कर ही लिया होगा, मुझे यकीन है, और जैसा आप लोग पहले से भी करते आ रहे हैं। PDF कहाँ मिलेगा ये आपको पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक में दिया हुआ है कि लिंक ऑफ PDF, उसी में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का डिस्कशन और शुरू करते हैं आपके पहले डिस्कशन पर। और पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है। ठीक है, ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्या है देखो, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग, मतलब कोई हैंड राइटिंग हो या कोई प्रिंटिंग हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी एग्जैक्ट कॉपी, मतलब जैसे आप कह सकते हो ना फोटो कॉपी। ठीक है, फोटो कॉपी कर लेना, उसको क्या कहोगे, जेरोक्स, फोटोकॉपी, क्या कहोगे? तो चारों ऑप्शन देखो। एक है प्लेटिट्यूड। प्लेटिट्यूड का मतलब होता है ना घिसी पीटी बातें, कोई ऐसी बात जो बार बार या कई हजारों सालों से चली आ रही, तो घिसी पीटी बातें हो जाती हैं। मैडन, मैडन का दो मतलब होता है। एक मैडन का मतलब होता है अनमैरिड, ठीक है, कुंवारी लड़कियों के लिए यूज किया जाता है, लड़कों के लिए नहीं यूज हो जाएगा। और एक मैडन का मतलब होता है फर्स्ट, जैसे हम कहते हैं मैडन स्पीच, मतलब पहला भाषण। ठीक है, फैसिमाइल का मतलब क्या होता है, ट्रू कॉपी, ट्रू कॉपी। अब देखो, कॉपी है तो इसका मतलब ओरिजिनल नहीं है। ट्रू का मतलब क्या हुआ, हू बहू कॉपी करना। तो जो आप आंसर ढूंढ रहे थे वो यही वाला है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल मतलब होता है ड्रिंकेबल। ड्रिंक में अगर हम एबल लगा दें तो पोर्टेबल हो जाता है। जैसे मान लो किसी बोतल में पानी है, हम कहें कि दिस वाटर इज पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब पीने लायक है, पी सकते हो उस पानी को, ठीक, तो पोर्टेबल हो जाएगा। आगे आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 में और देखें क्वेश्चन नंबर 2 में खाली जगह दी है। कहा इन्होंने कि स्टॉर्म पास्ड, स्टॉर्म मतलब तूफान, पास्ड मतलब गुजर गया, डैश बट द नाइट रिमेन्ड वार्म। ठीक है, तो अब देखो, नाइट अगर तूफान देर तक चला होता, जो रात थी वो ठंडी हो जाती। अभी रात गर्म है, इसका मतलब तूफान जल्दी से निकल गया होगा। अच्छा, पास्ड के बाद यहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा, एडवर्ब लगाना पड़ेगा। तो क्विकर क्या होगा, क्विकर तो एडजेक्टिव हो जाएगा, क्विकेस्ट भी एडजेक्टिव हो जाएगा। वो पास मतलब गुजरने के लिए नहीं लगेगा, किसी नाउन की एडजेक्टिव, किसी नाउन की विशेषता बताते तो हम क्विकर और क्विकेस्ट लगाते, क्विक भी तभी लगाते। ये पॉजिटिव हो गई, ये कंपैरेटिव हो गई, ये सुपरलेटिव हो गई, एडजेक्टिव है, वो लगाना नहीं है। हमें क्या लगाना है, मैनर लगाना है, ढंग लगाना है। तो क्या करना होगा आपको, एडवर्ब में मिलेगा क्विकली, द स्टॉर्म पास्ड क्विकली, ये लगेगा। ठीक है, आगे आ जाओ, आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो कह रहे हैं कि मीन्स द सेम, मतलब साइनोनिम बतानी है। एरोगेंस का मतलब क्या होता है, एरोगेंस का मतलब होता है अहंकार। एक वर्ड में समझो, अहंकार। ठीक है, एरोगेंस मतलब अहंकार होता है। एक और वर्ड होता है इसका, जिसे कहते हैं सुपरसिलियस। सुपरसिलियस मतलब ये भी अहंकारी होता है। हॉटी अहंकारी होता है, तो अहंकार है ये आपका। तो अब इसमें देखो, इसका बताना क्या है, सिमिलर मीनिंग बतानी है। तो सिमिलर मीनिंग में इनहिबिशन हो गया। इनहिबिशन का मतलब होता है निषेध। निषेध मतलब किसी चीज़ को जब हम करने से किसी को रोकते हैं या हम कहते हैं कि ये काम नहीं करना चाहिए, वो इनहिबिशन होता है। डिफिडेंस क्या है, डिफिडेंस मतलब ये कॉन्फिडेंस का अपोजिट है, लैक ऑफ। डिफिडेंस का मतलब क्या हुआ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जिस व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस का अभाव होता है डिफिडेंस। अब डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, डोमिनेंस मतलब थोड़ा हावी होना, ठीक, हावी होना, चढ़ के रहना। और बेसफुल, तो बेस का मतलब होता है शर्म, बेसफुल का मतलब जिसके अंदर शर्म हया हो, और बेसलेस का मतलब जिसके अंदर जो बेशर्म हो गया हो। तो भाई देखो, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है और कॉन्फिडेंस का भी कोई लेना देना नहीं। इनहिबिशन निषेध होता है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब देखो, एरोगेंस का डायरेक्ट साइनोनिम नहीं है, लेकिन जो डोमिनेंस होता है, डोमिनेंस का मतलब हम कहीं पे कोई चीज़ हावी रहती है, हम अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं। तो अपने आप को सबसे ऊपर रखना एक तरह से वो अहंकार का दिखावा ही होता है। तो आपके पास इसके अलावा
थर्ड वाले के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। हालांकि वो डायरेक्ट साइनोनिम नहीं है, फिर भी उसके अलावा आप किसी के साथ नहीं जा सकते और कोई हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो जो अवेलेबल है उसमें बेस्ट यही है। आगे आ जाओ अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट है, यहाँ देख लो ये ब्रैकेटेड पार्ट है। अब ब्रैकेटेड पार्ट में यहाँ लिखा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, मतलब हम समझ गए कि इसमें करना क्या है, ठीक। अब आ जाओ द टूरिस्ट्स रेंडर्ड टू द म्यूजियम ऑन टाइम। अब ये लिखा है म्यूजियम ऑन टाइम। म्यूजियम ऑन टाइम का मतलब क्या हुआ कि वो ऑन टाइम लिखा है, इसका मतलब पहुँचे, जो टूरिस्ट हैं वो म्यूजियम सही समय पर पहुँचे, हमको ये लगाना है। और रेंडर का मतलब होता है ना कोई चीज़ प्रोवाइड करना, ठीक है। रेंडर का मतलब क्या चीज़ होता है, कोई चीज़ प्रोवाइड करना। तो अब ये जो टूरिस्ट थे वो म्यूजियम पर ऑन टाइम प्रोवाइड होना ठीक नहीं है, तो क्या होगा अकॉर्ड टू द मतलब कोई बात आपके दिमाग में आती है, ये भी नहीं हो पाएगा। अपीयर्ड एट द और अराइव्ड एट द, तो अपीयर्ड एट द म्यूजियम ऑन टाइम या अराइव्ड एट द म्यूजियम ऑन टाइम, तो क्या लगाओ फिर लगाओ अराइव्ड। वहाँ पे प्रकट हुए नहीं, वहाँ पहुँचे, प्रकट मत करो, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 क्या है देखो, फिर से फिलर का क्वेश्चन है। द प्रीस्ट पुट्स सम, द प्रीस्ट मतलब कोई पुजारी हैं, वो रखते हैं थोड़ा सा डैश वाटर ऑन द चाइल्ड्स हेड, कोई छोटा बच्चा है उसके सिर पर उन्होंने थोड़ा पवित्र जल छिड़का, ठीक है। तो पवित्र के साथ क्या लगा, पवित्र जल होगा ना यहाँ पे, तो पवित्र जल के लिए कौन सा ऑप्शन होगा, होली, HOLY। ये WHOLY मतलब होता पूरा का पूरा, टोटल। और हेयरी वाटर नहीं होता, ना तो हॉटी वाटर, घमंडी पानी नहीं होगा, क्या होगा, होली वाटर होगा, तो पवित्र जल, ठीक। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखो, एक ऐसा सेंटेंस ढूंढो जिसमें कोई स्पेलिंग एरर ना हो। तो इसमें स्टूड की सही है, आउटसाइड की गलत है, SIDE होगा। अब नीचे आ जाओ, यहाँ स्टूड की गलत है, ये भी गलत हो गया। अब नीचे आ जाओ, स्टूड आउटसाइड भी सही है, बाथरूम गलत है, बाथरूम में R होगा। अब एक बचा है, लगा लो, क्या देखें ताकि, बाकी तीनों में एक एक गलत हो गया, चौथे में सही ही होगा। मिलाना चाहो देखो, स्टूड की भी सही है, आउटसाइड की भी सही है, बाथरूम की भी सही है, डोर की भी सही है, तो चौथा आंसर होगा। आ गया अपने 7वें नंबर पे। यहाँ पे देखो अंडरलाइन किया हुआ है। अब ऑप्शन देख लें कहीं पर, यहाँ लिखा है नो इम्प्रूवमेंट, तो क्या करना है, कहानी समझ में आ गई। द नंबर ऑफ होम्स, नंबर ऑफ होम्स मतलब घरों की संख्या, विद रनिंग वाटर हैज़ बीन राइजिंग शार्पली सिंस 1985। 1985 के बाद से रनिंग वाटर वाले घरों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। तो रनिंग वाटर होगा, विद रनिंग वाटर नहीं भैया, विद रनिंग वाटर, यहाँ में नाउन की ज़रूरत है ना, तो विद रनिंग वाटर, ठीक। ढूंढो कौन सा ऑप्शन मिलेगा, विद रन वाटर नहीं, रनिंग वाटर होगा, विद रनिंग वाटर, ये वाला सही है। अब यहाँ पर वाटर में ED लगा दिया, गलत होगा, तो दूसरा वाला आंसर होगा। आगे आ जाओ 8 में। 8 में क्या कह रहे हैं, एरर का क्वेश्चन है। देखो, ब्लैक होल्स कैन हैज़ पावरफुल इफेक्ट्स ऑन देयर सराउंडिंग्स। अब कैन है, कैन क्या है, एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के साथ आप क्या लगाते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म, मतलब क्या हुआ, जो मेन फर्स्ट फॉर्म होती है। तो कैन के बाद हैज़ नहीं लगा सकते हो, क्या लगाओगे, कैन के बाद हैव लगा सकते हो। किसी भी मॉडल वर्ब के बाद, मैं आपको एक बार फिर समझा दूं इस बात को, हालांकि वर्ब फॉर्म पर एक वीडियो बनाया हूं जिसमें 2 लेक्चर हैं और 2 प्रैक्टिस सेट हैं, आप उसको देख लीजिए, कभी एक दिक्कत ही नहीं आएगी। और ये बार मैं बार बोलता हूँ ये बात। देखो, मॉडल वर्ब के साथ क्या हम वर्ब में SES लगा सकते हैं, या क्या वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा सकते हैं, क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, क्या वर्ब की ING फॉर्म लगा सकते हैं। तो मॉडल वर्ब के बाद ना तो वर्ब में SES लगेगा, ना सेकेंड फॉर्म लगेगी, ना थर्ड फॉर्म लगेगी, ना ING फॉर्म लगेगी, केवल एक चीज़ लगेगी और वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। तो कैन के बाद ये जो हैज है ना, वो सिंगुलर फॉर्म है, हैज नहीं होगा, यहाँ होगा कैन हैव। तो गलती किस में है, हैज है, ऑप्शन होगा आपका चौथा वाला। आओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में क्या करें, अपोजिट इन मीनिंग। अपोजिट इन मीनिंग किसका बता रहे हैं, लॉर्डली। तो लॉर्डली का आप अपोजिट बताओ, ठीक है। तो लॉर्डली का मतलब क्या होता है बताओ।
लॉर्ड जैसा होता है। लॉर्ड का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई हमसे बड़ा है, कोई महान है, हम भगवान को लॉर्ड कहते हैं, या जमींदार वगैरह को लॉर्ड कहते हैं, महाराज जैसे कह सकते हो ना, महाराज ऐसे होता है। तो लॉर्डली का क्या मतलब होगा बताओ? लार्डली एरोगेंट होगा, ये तो सिमिलर, जो लॉर्ड वगैरह टाइप का होता है आदमी, वो कुछ मतलब थोड़ा सा एरोगेंट कुछ थोड़ा बहुत आ जाता है, तो ये होगा नहीं हमारा। सॉसी का मतलब क्या होता है? सजीव सा, ठीक, सजीव, जीवंत, ये हो गया। इग्नोबल, इग्नोबल का मतलब क्या होता है? इग्नोबल मतलब एक तरह से डिसऑनरेबल टाइप का हो गया। इग्नोबल का मतलब जिसको आप इग्नोर कर सकें, इग्नोर से बना है इग्नोबल, मतलब डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब ऐसा आदमी जिसको कोई बहुत ज़्यादा सम्मान उम्मान नहीं मिलता है, बहुत वीआईपी नहीं है। और लॉर्डली का मतलब क्या हुआ? लॉर्डली बहुत वीआईपी हो जाएगा ना, महाराज हैं भाई, लॉर्ड है, लॉर्ड मतलब मालिक है, महाराज हैं। और इग्नोबल का मतलब जिसको हम बहुत तुच्छ समझते हैं, जिसकी कोई रिस्पेक्ट इज्जत नहीं होती है। अच्छा, डिस्पेयर का मतलब क्या हुआ? होपलेसनेस, ये निराशा के लिए आ जाएगा। तो बताओ इसमें क्या लग सकता है? महाराज के अपोजिट में कौन आएगा? इग्नोबल आएगा, क्योंकि और किसी का कोई लेना देना ही नहीं है इससे। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 में। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है ये देखो, एक वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है और इन्होंने कहा कि इसका एंटोनिम बताओ। तो लिखा है कि द फ्रीडम टू ब्राउज अ सिक्योर एंड अकाउंटेबल ऑनलाइन स्पेस, अकाउंटेबल ऑनलाइन स्पेस विल बी कंप्रोमाइज्ड। तो अकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ? जिम्मेदार, ठीक है, जो किसी भी नुकसान या किसी गड़बड़े की जिम्मेदारी लेती है, तो ये जिम्मेदार होगा। अब इसका एंटोनीम क्या होगा? गैर जिम्मेदार, लापरवाह होगा। और लायबल का मतलब क्या होता है? जिम्मेदार होता है, तो ये तो साइनोनीम हो गया। इररिस्पॉन्सिबल, हाँ, अकाउंटेबल का मतलब क्या हो गया? अकाउंटेबल मतलब रिस्पॉन्सिबल हो गया। इररिस्पॉन्सिबल कह दो, इररिस्पॉन्सिबल ये लगाना IR, तो इररिस्पॉन्सिबल का मतलब हो गया गैर जिम्मेदार। तो ये हमारा बढ़िया एंटोनीम है, सबसे बढ़िया एंटोनीम है ये। एमिकेबल का मतलब क्या होता है? जो मित्रवत होता है, जो फ्रेंडली होता है। और इंडेप्टेड मतलब कर्ज में डूबा हुआ, इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो अब दूसरा वाला होगा जो अकाउंटेबल का सटीक एंटोनीम है, इररिस्पॉन्सिबल। अब आ जाओ 11वें नंबर पे। 11वें में देखो खाली जगह भरने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो इसे पढ़ के देखो, इसमें क्या है लिखा? ओक ट्रीज डोंट यूज लीव्स टू मेक फूड। जो ओक के पेड़ होते हैं वो पत्तियों का प्रयोग नहीं करते हैं खाना बनाने के लिए। डैश द विंटर का मतलब जाड़े में। तो जाड़े भर के लिए कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा? बाई तो लगेगी नहीं, बाई मतलब होता है जाड़े तक। और व्हाइल का मतलब होता है के दौरान, तो लेकिन व्हाइल के साथ वर्ब की ING फॉर्म आती है ना, व्हाइल प्रीपोजिशन नहीं है। अब ड्यूरिंग द विंटर, हाँ ये होता है जाड़े के दौरान, जाड़े भर, तो ड्यूरिंग लगता है टाइम बताने के लिए, ये वाला लगाओगे। विद इन द विंटर नहीं होगा, ठीक है। ड्यूरिंग टाइम बताने के लिए यूज किया जाता है। अब विद इन लगता है ना, जैसे कोई समय सीमा दे दी जाती है। जैसे हम ये कहते हैं कि रिटर्न माई नोट्स विद इन 2 डेज, मतलब 2 दिनों के भीतर लौटाओ, ठीक है, ऐसे लगता है, समय सीमा दे दी जाती है उसके, ड्यू टाइम के लिए लगता है। ड्यूरिंग मतलब टाइम पीरियड के लिए लगता है ना, ये फ़र्क होता है। चलो आगे आ जाओ, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में क्या करना है? देखो ये इडियम फ्रेज सीधे यहाँ लिखा हुआ है, इडियम फ्रेज लिखा है डेड मैन्स सोज। डेड मैन्स सोज का मतलब ये होता है ना, जैसे किसी आदमी ने नौकरी छोड़ दी या किसी की अनफॉर्चुनेटली डेथ वगैरह हो गई, तो उसकी जगह पर जिसको नौकरी वगैरह मिल जाती है उसको कहते हैं डेड मैन्स सोज, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन, ये पहला ऑप्शन है मेकिंग वन सेल्फ अवेलेबल फॉर ऑल टास्क बीइंग असाइंड, ये नहीं होगा। जॉब दैट वन टेक्स ओवर फ्रॉम समबडी हु हैज़ लेफ्ट अनएक्सपेक्टेडली आर डेड, ये दूसरा वाला होगा, ठीक है ना। आगे आ जाओ, अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 13। तो ये रहा 13 में क्या करना है? यहाँ भी अंडरलाइन किया हुआ है। अब अंडरलाइन में देखो यहाँ नो इम्प्रूवमेंट भी दिया हुआ है, तो हमको समझ में आ गया क्या करना है। लिखा है रिचर्ड डॉकिंस, कोई होंगे रिचर्ड डॉकिंस, रिटन द फॉरवर्ड टू द सेकंड एडिशन ऑफ द बुक। उन्होंने इस बुक के एडिशन का सेकंड जो फॉरवर्ड लिखा जाता है ना, भूमिका, प्राकथन कहते हैं ना। फॉरवर्ड मतलब किताब के बारे में, उसमें क्या क्या है इसके बारे में पहले ही करीब 1 पेज का, 1 सवा पेज का फॉरवर्ड लिखा जाता है, भूमिका जिसको कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने लिखा था। अब भाई देखो यहाँ रिटर्न लिखा हुआ है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या तो आप हैज हैव हैड के साथ लगाएं, ठीक है, ये पास्ट की बात है तो या तो हम हैड के साथ रिटर्न लगाएं। अब हैड के साथ रिटर्न नहीं लगाएं तो डायरेक्ट रिटर्न नहीं लगा सकते, फिर यहाँ क्या कर दो, या तो रोट लगाओ,
ठीक है। तो हम हैड रिटन या रोट में से जो हमको मिल जाता है हम वही कर लेंगे, ठीक। ऑप्शन दोनों हो सकता है इसमें। आ जाओ, तो यहाँ लिखा रोट द फॉरवर्ड, ये तो ठीक लग रहा है, नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं। राइट द फॉरवर्ड, राइट द फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ, ये रिचर्ड डॉकिंस मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए तो राइट लगेगा, या तो राइट्स लिखो, और राइट्स लिख भी नहीं सकते ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट मतलब ये हमेशा ऐसा करते हैं, जबकि सेकेंड एडिशन बुक का सेकेंड एडिशन तो लिखा जा चुका है ना, वो काम खत्म हो चुका है। या तो प्रेजेंट परफेक्ट करो या पास्ट इंडिफिनिट करो, या फिर उसको पास्ट परफेक्ट में भी कर सकते हो, काम चलेगा। लेकिन विल के साथ देखो रोट लगा हुआ नहीं हो सकता, इकलौता आपके पास ऑप्शन है फर्स्ट वाला, इसके अलावा आप कोई चारा ही नहीं है। आगे आ जाओ नंबर 14 पे। 14 में क्या कर रहे हैं, वही वन वर्ड देखिए ना, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट। अब ये लिखा वन हु हेट्स वार, एक ऐसा व्यक्ति जो वार से नफरत करता है और पीस से प्यार करता है। अब आ जाओ फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, फैटलिस्ट होता है भाग्यवादी। भाग्यवादी कौन लोग होते हैं, जो भाग्य में भरोसा करते हैं, ठीक है। चलो ये नहीं होगा। पैसिफिस्ट का मतलब शांतिवादी, शांतिवादी का मतलब क्या हुआ, जो युद्ध वगैरह नहीं चाहता है, शांति चाहता है, ये आपका ऑप्शन हो गया। कन्फर्मिस्ट होता है जो हर चीज़ को एकदम से कन्फर्म करके चलता है, ठीक है। और डिसिक्रेटर है, तो अब बताओ डिसिक्रेटर का क्या मतलब होता है। तो डिसिक्रेटर का मतलब होता है ना अपवित्र, क्या होगा, अपवित्र, जिस चीज़ को हम पॉल्यूट कर दिए हैं, गंदा कर दिए हैं, अपवित्र कर दिए हैं, वो होता है। आंसर पैसिफिस्ट नंबर 2 क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में देखो ये लिखा है नो एरर और ये लगे हैं स्लैश 2, ठीक। तो इसको पढ़ो, बिफोर ही कुड डिवोट मेनी मोर थॉट। अब मेनी मोर थॉट, तो मेनी मोर तो होगा नहीं भैया, मच मोर हो सकता है, क्योंकि थॉट भी क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो या तो मेनी मोर के साथ हम थॉट्स कर दें तो ये भी कुछ काम बन सकता है, लेकिन मोर के पहले मेनी लगाना किसी कीमत पर सही नहीं होगा, ठीक है। अब क्यों सही नहीं होगा ये जान लो, देखो अरे क्लियर हो जाओ, क्यों सही नहीं होगा। देखो थॉट क्या है, ये नाउन है, मोर क्या है, तभी एडजेक्टिव होगा, जाहिर सी बात है। तो मेनी क्या होना चाहिए था, मेनी को होना चाहिए था एडवर्ब, समझ गए ना। तो मच मोर हो सकता था, इसीलिए बोला था मेनी मोर नहीं होगा, क्योंकि मेनी क्या है, ये शुद्ध एडजेक्टिव है, एडवर्ब कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो मेनी नहीं लगेगा मोर के पहले, मोर एडजेक्टिव है, मेनी एडजेक्टिव है, नहीं लगेगा, मोर के पहले मच लगाना चाहिए था। गलती कहाँ मिली आपको, चौथे में ये लिखा है मेनी मोर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में फिर से एरर की बात आ गई, पढ़ो। नो मैटर हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म्ड। नो मैटर मतलब इस बात से कोई फ़र्क नहीं कि माउंटेन्स कैसे बनते हैं, कैसे बने हैं, दे इवेंचुअली बिकम्स। अब देखो दे लिखा हुआ है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसमें तो कोई राय दो राय नहीं। और बिकम्स क्या है, बिकम्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, गलत होता है। अब यहाँ क्या लगना चाहिए, बिकम। तो कहाँ पे हमको मिलेगा, बिकम्स, जहाँ मिलेगा वही गलती है, ये बिकम्स लिखा हुआ है, यही गलत हुआ, तो यही आपका आंसर हुआ। आगे आ जाओ 17 में, ठीक। तो देखो 17 में क्या है, अंडरलाइन किया हुआ है एक वर्ड, उसका साइनोनिम बताओ। तो देयर इज़ नो नीड टू अटैक आवर गेस्ट, हमें गेस्ट पर अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं। अटैक मतलब हमला होता है। एडोर का मतलब क्या होता है, लव, किसी को प्यार करना, पसंद करना, प्रशंसा करना। असाल्ट का मतलब होता है, असाल्ट मतलब अटैक होता है, हमला, प्रहार किसी को, ठीक है। तो ये आपका साइनोनिम मिल गया। जेनरेट का मतलब पैदा करना, मार्क मतलब निशान लगाना। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आगे आ जाओ अपने 18 नंबर पे, और 18 में देखो क्या कह रहे हैं कि ये एडियम ऑफ फ्रेज दिया हुआ है, लायंस शेयर। लायंस शेयर का मतलब क्या, बहुत बड़ा वाला हिस्सा, ठीक। मान लो जैसे एक शेर ने, एक लोमड़ी ने शिकार किया, तो बड़ा वाला क्या खा, कौन है, शेर खाएगा, जाहिर सी बात बड़ा वाला। लोमड़ी ज़्यादा नौटंकी की तो पता लगा वो पहले लोग तुम्हें ही निपटा देते हैं, ठीक है। तो शेर और दूसरे जानवर मिलकर शिकार करेंगे तो पहले शेर भरपेट खा लेगा ज़्यादा वाला, फिर दूसरे लोग खाओगे। तो मतलब क्या हुआ, लार्जेस्ट पोर्शन, ये बड़ा वाला हिस्सा होगा लायन शेयर। आगे आ जाओ 19 में। 19 में देखो खाली जगह भरना है, लिखा है अनलेस यू कंप्लीट योर स्कूल एजुकेशन। अगर आप अपने स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट नहीं करते तो यू कैन नॉट गेट योर सेल्फ डैश इन ए कॉलेज। मतलब अगर आप स्कूल की एजुकेशन पूरी नहीं करते हैं तो कॉलेज में आपका क्या नहीं होगा, एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो कैन नॉट गेट
एनरोल्ड, तो गेट के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो एनरोलमेंट तो होता है ना एडमिशन के लिए, अकोमोडेटेड या एडवांस्ड या मोप्ड नहीं लगेगा, या तो होता कैन नॉट गेट योर सेल्फ एडमिटेड या एनरोल्ड, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एडमिटेड दिया नहीं है तो एनरोल्ड लगा लो, बढ़िया तो है ना। अब आ जाओ 20 पे। तो 20 में क्या कर रहे हैं, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ किसकी स्पेलिंग है। तो गैंग, गैंग की तो सही है, मतलब आंसर नहीं होगा। स्टूपिड भी सही है, मतलब आंसर नहीं होगा। बोरिंग ये भी सही है, मतलब आंसर नहीं होगा। मेंटेन ये गलत है, मतलब यही आंसर है। तो मेंटेन की स्पेलिंग क्या होगी, एक तो समझ लो मेन होगी, और यही मेन का ये उठा लो, ये टेन में लगा दो, MAIN TAIN, ठीक है, AIN दोनों में है। तो ये होगी आपका आपकी स्पेलिंग इसकी सही वाली। अब आ जाओ 21 से 25 तक। क्या कहानी है ये ऑलरेडी पता है आप लोगों को, इसमें क्या करना होता है। एक पैराग्राफ 5 ब्लैंक होंगे, उसके लिए 4 ऑप्शन मिलेंगे। चलो लगाते हैं। तो पहले पढ़ो, इन अ गैलरी एट द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट डैश न्यूयॉर्क। मतलब न्यूयॉर्क में एक आर्ट गैलरी, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम मतलब क्या हुआ, ये नगर पालिका, महानगर पालिका का एक म्यूजियम है, उसकी आर्ट गैलरी में, उसमें एक आर्ट गैलरी लगी हुई है, ठीक। तो न्यूयॉर्क के लिए क्या लगाओ, न्यूयॉर्क एक बड़ा सा शहर है, तो उसके लिए क्या लगाओगे, इन लगाओगे, और क्या, ऑन न्यूयॉर्क तो होगा नहीं, या एट न्यूयॉर्क होगा नहीं, इन न्यूयॉर्क होगा। लिखा है पेंटिंग्स ऑफ अ फादर एंड डॉटर डैश फेस टू फेस। तो वहाँ उस आर्ट गैलरी में एक बाप और एक बेटी की जो तस्वीरें हैं फेस टू फेस रखी गई हैं या लटकाई गई हैं, ऐसे कुछ। अच्छा, आर्ट गैलरी में जो पिक्चर्स होती हैं वो टांगी हुई होती हैं ना, तो यहाँ पे टांगे होने का सेंस ज़्यादा बेटर होगा। आगे लिखा है लार्जर देन लाइफ द मोनूमेंटल पोर्ट्रेट। मोनूमेंटल पोर्ट्रेट मतलब वो जो उनकी याद में बनाया गया है, पोर्ट्रेट डैश कंपीटिंग कंसेप्ट ऑफ रॉयल पावर, सॉरी। तो क्या दिखाता है वो दिखाता है कि कंपीटिंग कंसेप्शंस ऑफ रॉयल पावर, जो राजसी ताकत थी उसके कंपीटिंग कंसेप्ट्स को दिखा रहा होगा, ऐसे है। आगे लिखा है कि द फादर, उनके उसमें जो फादर हैं, जो चित्र है जिनका, वो है हेनरिएट, इंग्लैंड के राजा थे। हेनरिएट डैश डायरेक्टली एट द व्यूअर, मतलब क्या हुआ, जैसे आप कभी कभी होता नहीं, जैसे आप किसी तस्वीर के सामने जाएं, ठीक है, इसकी तस्वीर के सामने जाएं तो आपको लगेगा कि वो तस्वीर मुझे ही देख रही है, ठीक है कि नहीं। जैसे इस समय मैं देख रहा हूँ, तो जब मैं आपको बात कर रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा होता हूँ तो फिर आपकी ओर नहीं देख पा रहा हूँ। अब देखो, जब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो मैं कैमरे की ओर कैसे देखूंगा, बताओ, सीधी सी बात है ना। कैमरा, जब मैं बात करूंगा तो कैमरे की ओर देख रहा हूँ, अब मैं क्वेश्चन पढ़ने लगूंगा तो मैं इधर देखने लगूंगा ना, फिर मैं कैमरा थोड़े देख पाऊंगा, तब आपको लगेगा कि मेरी ओर नहीं देख रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन तब क्वेश्चन पढ़ रहा हूँगा ना, कैमरा तो देख नहीं रहा हूँगा, कैमरा देखूंगा कि क्वेश्चन पढ़ूंगा। तो ये जो उनकी राजा की जो तस्वीर थी, जो उसमें उस लड़की के फादर थे, ऐसा लगता है जो भी ऑडियंस उनके सामने आ जाता था तो लगता था कि वो मुझे ही सीधे मुझे ही देख रहे हैं, ठीक है। और कन्वेइंग अग्रेशन थ्रू हिज वाइड स्टांस, और थोड़ा सा आक्रामकता दिख रही है उनके चेहरे में, थोड़ा सा क्या अग्रेशन टाइप का दिख रहा है। क्या दिख रहा है, उनका वाइड स्टांस है, मतलब, और बल्जिंग लेग मसल्स हैं, मतलब जो पैर की मसल्स हैं, बल्जिंग मतलब एकदम फैली हुई, जैसे चढ़ी हुई हैं। एंड डैश पैडेड क्लॉथिंग, और जो कपड़े हैं उनके वो पैडेड हैं, ठीक है। आगे चलो, पहले वाला तो हम लोग भर चुके हैं, इन्हीं लगेगा न्यूयॉर्क के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले में। तो ये रहा हमारा सेकेंड नंबर वाला फिलर। तो यहाँ पे क्या लगाना है कि वो मतलब क्या कर रहे हैं, ऑडियंस को लग रहा है ना जैसे सीधे लोगों की आंखों में झांक रहे हैं, देख रहे हैं। तो नहीं, ये तो ये वाला था, ये तो दूसरा होगा। ये वाला था ना कि वो दोनों तस्वीरें आमने सामने क्या की गई हैं, लटकाई गई हैं ना। तो रेस्ट कर रही हैं कि या हैंग्ड है, तो हैंग्ड तो फांसी देने के लिए लगेगा, ये हैंग दिया हुआ है, हंग होना चाहिए था। तो इसमें क्या होगा, हैंग ही लगाएंगे, हैंग टुगेदर। प्रेजेंट में आएगा या तो फिर और क्या, क्योंकि दूसरा कोई चांस है नहीं। पॉइज्ड का मतलब रेडी है, तैयार है, और रेस्ट लगेगा नहीं यहाँ पर। और हैंग्ड फांसी देने के लिए लगेगा, वो किसी कीमत में ही, तस्वीरें लटकाने के लिए फिर हैंग ही लगाओगे। हालांकि हैंग की सेकंड फॉर्म लगनी चाहिए तो हैंग हंग, ठीक है, लेकिन अब फर्स्ट फॉर्म में ही लगाओ। लेकिन और देख लेते हैं, अभी तक तो कुछ ज़्यादा इस तरह का मिला नहीं कि वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। एक सेकंड ढूंढते हैं इसको क्लियर करके।
इन आर्ट गैलरी म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क पेंटिंग्स ऑफ फादर एंड डॉटर डैश फेस टू फेस। तो पहली ही वर्ब है ना, तो हैंग लगा लो, प्रेजेंट में ही लगा लो, ठीक है, आमने सामने लटकी हुई हैं तो हैंग कर दो। आगे लिखा है लाइफ से भी ज़्यादा बड़ी मोनूमेंटल पोर्ट्रेट है डैश कंपीटिंग। तो अब यहाँ भी हम प्रेजेंट लगा देंगे और क्या, मतलब जैसे यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ भी प्रेजेंट ही लगेगा। तो वो क्या दिखा रहे हैं कि रॉयल पावर में जो कंसेप्शन, मतलब कंसेप्शन, कंपटीशन का कंसेप्शन था वो दिखा रहे हैं। थर्ड नंबर पे और देखते हैं क्या है, ठीक है। तो ये है थर्ड नंबर पे। तो ये क्या कर रहा है बताओ, ये पोर्ट्रेट क्या कर रहा है, क्या शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें मतलब मैंने बोला था यही ना कि ये शो कर रहा है, ये दिखा रहा है क्या। तो क्या दिखा रहा है, बिलीव नहीं, दिखाने के सेंस में तो लगेगा नहीं बिलीव। प्रेजेंट, हाँ, तो ये हो सकता है प्रेजेंट कंपीटिंग कंसेप्शन ऑफ रॉयल पावर। हमें देखो लगाना था शो करना, दिखाना, अब शो नहीं लिखा हुआ तो फिर प्रेजेंट वाले में आ जाओ। सेटल तो नहीं करेंगे, राष्ट्रीय परिवार में जो पावर के लिए है सेटल नहीं है, सेल भी नहीं है, तो प्रेजेंट ही लगाओगे, शो के सेंस में प्रेजेंट ही लग पाएगा। आगे आ जाओ नेक्स्ट वाला। तो नेक्स्ट में चौथे वाले फिलर पे यहाँ क्या लगा होगा, तो जो फादर हैं हेनरिएट डैश डायरेक्टली द व्यूअर, मतलब सीधे व्यूअर को क्या कर रहे हैं, सीधे व्यूअर को देख रहे हैं। तो सीधे देखने का मतलब क्या हुआ, लुक्स हो गया। सॉक्स द व्यूअर, हुक्स व्यूअर या बुक्स व्यूअर नहीं होगा, लुक्स। अच्छा देखो सब प्रेजेंट में है ना, देखो लुक में एस लगा हुआ है तो पूरा प्रेजेंट में आ रहा है, तो यहाँ पर हैंग ठीक है, फिर है प्रेजेंट में ही लग जा रहा है। अब आगे वाला देखो, आखिरी वाला है, ये रहा क्वेश्चन आपका 25 में क्या लगाना है हमको। यहाँ लिखा है कि जो उनका जो चित्र बना हुआ है उसमें देखने में क्या आ रहा है, कन्वेइंग अग्रेशन, उनको देख के ऐसा लग रहा है ना थोड़ा सा अग्रेसिव टाइप के हैं वो और कैसे पता चल रहा है, वाइड स्टांस है उनका, बल्जिंग लेग मसल्स हैं, मतलब पैर की जो मसल्स हैं एकदम बल्जिंग हैं, और डैश पैडेड क्लॉथिंग। अब पैडेड क्लॉथिंग का मतलब क्या हो गया, जो उनके कपड़े हैं वो कैसे हैं, एक्सेसिवली पैडेड हैं कि टोटली पैडेड हैं कि कॉमनली पैडेड है कि एक्यूटली। अभी इसमें एक्यूट तो लगेगा नहीं, और कॉमनली पैडेड का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। टोटली पैडेड तो संख्या में टोटल होगा, या एक्सेसिवली मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही पैडेड क्लॉथिंग। पैडेड मतलब उसमें पैड लगा कर थोड़ा सा फुलाया गया और एकदम अग्रेसिव नजर आए, तो एक्सेसिवली हद से ज़्यादा पैडेड क्लॉथिंग है, ठीक है ना। तो टोटली नहीं, यहाँ पे हद से ज़्यादा की लिमिट लगाना है, संख्या नहीं, अमाउंट नहीं, अमाउंट होता तो टोटली लगा देते। अब यहाँ बता रहे हैं कि लिमिट कितनी है, तो वो मतलब ज़्यादा लिमिट में पैडेड हैं, ठीक, अमाउंट नहीं बता रहे हैं। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। आपका सेट नंबर कौन था, सेट नंबर 25 इतना, हाँ 25 × 25 क्वेश्चन। अब 25 से 25 का गुणा कर लीजिए, जितना आएगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इतने क्वेश्चन हम लोग MTS के लगा चुके हैं, ठीक है। और कल अभी आया है रिजल्ट CGL का, CGL प्री का रिजल्ट आ गया, तो आप लोग मेंस की तैयारी करेंगे ही करेंगे। तो CGL मेंस की तैयारी के लिए अब CGL मेंस का भी पेपर सॉल्व करा दें, ठीक है। डिमांड तो यही है कि स्टेनो का पेपर हो रहा है तो स्टेनो का भी शुरू किए हैं, तो अब CGL मेंस के लिए भी हम शुरू करने जा रहे हैं। बस आज या कल में आप लोगों को CGL मेंस के का पहले CGL मेंस का वीडियो मिलेगा, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ों पे चलेंगे, ठीक है। स्टेनो साथ में चलता रहेगा, MTS भी चलता है, ठीक है। तो ये सेशन कैसा लगा, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।